हेलो छात्रों, मैं गौरव सर आपके सामने जिस तरह से मैं रोज आ रहा हूँ आपके सामने, आप देख ही रहोगे धीरे धीरे आपको लग भी रहा होगा कि सर अब तो रेगुलर हो गए हैं। ये रेगुलर आज एक दिन के लिए नहीं है, मैं टिल आपके एग्जामिनेशन तक बना रहूँगा। और जैसे जैसे जो भी एग्ज़ाम आएंगे, मुझे जो वक्त मिलता है उस वक्त में मैं टीचिंग ही करूँगा, क्योंकि मुझे दूसरा काम मेरे से होता नहीं है। या तो रेलवे का काम करूँगा, वो भी इलेक्ट्रिफिकेशन है तो बहुत मज़ा आता है, वो कर सकता हूँ, या फिर टीचिंग कर सकता हूँ। तो आपके सामने बिना वक्त गंवाए मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपके पास मैंने फिजिक्स के सारे टॉपिक कवर कर दिए। अब कल के क्लास में मैंने पिछली क्लास लाइट चैप्टर पर 24 प्रश्न लेकर के आए थे, बहुत ही उम्दा थे, अच्छे रिवीजन बच्चों के हुए हैं लोगों ने कहा है, और अच्छे अच्छे सवाल मैं लेकर के आया था। अभी क्या है कि आपके सामने मैं जो चैप्टर लेकर आया हूँ, हालांकि प्रकाश चैप्टर के 2 स्लाइड और होंगे, 2 क्लास और लगेंगे आपको, तो वो मैं नेक्स्ट लाऊंगा, क्योंकि मेरा जो पीपीटी तैयार है वो पीपीटी तैयार है आपका इस पे पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण भी बहुत वाइटल चैप्टर है, क्योंकि इसमें दिक्कत रह जाती है, क्योंकि आज जो आपके सामने पेश होंगे वो लाजवाब सवाल होंगे। मतलब मेरे सामने जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे पदार्थ के गुण के वैसे सवाल जिसमें आपको दिक्कतें होती है। तो मैं ऐसे ऐसे प्रश्न ही ला रहा हूँ कि किसी न किसी बहाने से वक्त निकाल के अगर आप मेरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में फ़ायदा कराएगा, मुझे भी दुआएं मिलेगी, आपका भी घर खुशहाल रहेगा। तो चलते हैं, आपके गोल को पूरा करवाने के लिए मेरा सतत प्रयास जारी रहेगा। और अगला जो आपका टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या हाइड्रोस्टैटिक्स इसको बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं पदार्थ के गुण। क्या बोलते हैं? पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण, इसमें तो न जाने कितने टॉपिक कवर होते हैं, जैसे कि पृष्ठ तनाव है, केशिकत्व है, दाब चैप्टर है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, सब इसी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसमें क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा डिजाइन होते हैं। तो हम देखते हैं उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रत्यास्थाप्य भी यहीं पे क्वेश्चन आएगा, इलास्टिसिटी पर। तो आज हम लोग क्या करेंगे, डिटेल जानकारी इसकी लेंगे। तो शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु के बिना टूटे ही, किसी वस्तु के बिना टूटे ही विकृत होने की क्षमता कहलाती है। टीवी ऑन हो गया? ठीक है। किसी वस्तु के बिना टूटे ही विकृत होने की क्षमता कहलाती है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं लेकर आ रहा हूँ मेरे चॉइस के क्वेश्चन है, समझ गए? तो किसी वस्तु के बिना टूटे ही विकृत होने की क्षमता कहलाती है। अब समझिएगा, बिना टूटे मतलब बिना ब्रेक हुए, विकृत मतलब वस्तु का जो आकार था उस आकार में परिवर्तन हो गया है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। तो जो स्वरूप था वस्तु का उसको हम लोग बिगाड़ दिए हैं, कोई बल अप्लाई करके, कोई फोर्स लगा करके। यही क्वेश्चन है। किसी वस्तु के बिना टूटे विकृत होने की क्षमता कहलाती है। तो देखो ऐसा है कि रबर को आप खींचते हैं तो उसमें विकृति आती है, उसके आकार में थोड़ा परिवर्तन आता है। रबर को जब खींचते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन आता है, लेकिन जैसे ही छोड़ देते हैं रबर अपने पूर्व के आकार में आ जाता है। तो ऐसा तब तक हो सकता है जब तक होगा प्लास्टिसिटी। देखिए 3 पॉइंट होते हैं हमारे, जो हम लोग पढ़ेंगे हुक का नियम में, उसमें हम लोग 3 पॉइंट पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिबल, प्रतिबल, और इसको बोलते हैं हम लोग विकृति, विकृति बोलते हैं। आराम से समझिएगा। इसको हम लोग अंग्रेजी में स्ट्रेन कहते हैं और इसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। हर क्वेश्चन में डिस्कशन मिलेगा और आप अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको बोलते हैं प्रत्यास्था सीमा, प्रत्यास्थता सीमा है ना, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं इसको। और इसके बाद यहीं तक रहेगा सीमा, मतलब इसके अंदर अगर बल लग रहा है वस्तु को यहाँ तक, स्प्रिंग को यहाँ तक खींच के छोड़ेंगे इस सीमा के अंतर्गत, तो स्प्रिंग अपने पूर्व के आकार को पा लेगा। लेकिन जैसे ही इस सीमा से बाहर निकलते हैं, इस सीमा से अगर बाहर निकलते हैं तो उसके फेज में डिटोरिएशन आता है, मतलब उसके फेज में चेंज होता है। यानी कि वस्तु वापस तो आएगा, वस्तु का आकार वापस तो आएगा, लेकिन अपने पूर्व के आकार में नहीं आता। इसको यही समझ लीजिए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इस पर आएगा, फटाफट क्वेश्चन चल जाएंगे। आज आपके सामने फटाफट ऑब्जेक्टिव जो होगा 30-35 ऑब्जेक्टिव आपके सामने इस चैप्टर के लाइन, खेला ही खत्म करो इसका, ठीक है ना। तो प्लास्टिसिटी जो होती है समझ लेते हैं, इसको बोलते हैं प्लास्टिक पॉइंट, प्लास्टिसिटी है ना। इस पॉइंट के बाद आता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट। अच्छे से समझिएगा, इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट। ये भी क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट।
तो वस्तु अगर यहाँ तक है, प्लास्टिक फेज तक अगर वस्तु है, प्लास्टिक फेज तक यहाँ तक यदि वस्तु है, यहाँ तक अगर वस्तु खींचे हैं तो पूर्व के आकार में तो नहीं आएगा, लेकिन वस्तु वापस आएगी। लेकिन यील्ड पॉइंट पर जैसे चला जाता है इस पॉइंट पर, तो वस्तु ब्रेक हो जाती है, वस्तु टूट जाती है, ठीक है, यानी कि विकृत हो जाएगी पूरी तरह से। तो कहता है इसमें बिना टूटे ही विकृत होने की क्षमता, यानी कि ये यील्ड पॉइंट जो है यहाँ आएगी तो टूट जाएगी, लेकिन बिना टूटे इसका मतलब किस फेज में है, प्लास्टिसिटी के फेज में है। तो आंसर गोज टू प्लास्टिकता। समझ में आया क्वेश्चन? आंसर गोज टू प्लास्टिकता। जैसे टूट गया तो उसको बोल देंगे यील्ड पॉइंट, अगर टूटा नहीं है तो प्लास्टिकता। बोलेगा पूर्व के आकार वापस आ गई, प्रत्यास्था सीमा। क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट चलते हैं। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, लैंप की बत्ती हो या लालटेन में जो बत्ती के सहारे तेल ऊपर चलता है, वो बत्ती में छोटा छोटा छेद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केश नली जैसा काम करता है, वो छोटा छोटा सरंध्र, यानी कि केशिकत्व के कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण, कैपिलरी को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं केशिकत्व। क्या बोलते हैं? केशिकत्व बोलते हैं, ठीक है। तो कैपिलरी क्रिया के कारण जो होती है लैंप की बत्ती में तेल जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यास्था पर। एक क्वेश्चन और भी है, लेकिन इसका क्वेश्चन हम पहले भी कराए हुए हैं। प्रत्यास्था गुणांक जो होती है इसको हम लोग ई बोलते हैं। ई बराबर होता है √H2/H1। H2 जो होता है, H2 होता है जो टकराने के बाद की ऊंचाई होती है, उसको H2 बोलते हैं। तो देखो बोलता है विराम के H, एक गेंद ऊंचाई H पर विराम की स्थिति से फर्श पर गिरती है और ऊंचाई H/4 तक वापस उछलती है। तो H2 कितना हो गया रे भाई? H2 हो गया आपका H/4 बट H1 कितना हो गया? कितना से पूर्व की ऊंचाई कितनी है? H है, H, तो बराबर √H/4H है ना, √H/4H। तो खत्म हो गया, इसमें से H खत्म हो गया, आंसर बचा 1/2। 1/2 कोई ऑप्शन है? 3 आंसर, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट करेंगे आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग बढ़िया से करिए। क्वेश्चन को 1 बाय 1 देखते हुए सबसे पढ़िए, लेकिन देखिए प्रत्येक चैप्टर पर क्वेश्चन क्या क्या बतलाते जा रहे हैं। रहा कुछ क्वेरी हो रही थी थ्योरी पे, क्यों नहीं बतला रहे सर? थ्योरी नहीं बताने का टाइम है, थ्योरी में क्वेश्चन पे ही देखो, थोड़ा रुक के बताते जा रहा हूँ। ABCD तो नहीं करना मुझे। किसी धातु की तार को इसकी प्रत्यास्था सीमा, अभी तुरंत बात हुई थी, यहाँ तक प्रत्यास्था सीमा है, उसके बाद प्लास्टिसिटी आएगा। तो यहाँ तक बोलता प्रत्यास्था सीमा से थोड़ा अधिक तनित किया जाता है। देख रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या है? प्रत्यास्था सीमा से थोड़ा अधिक, मतलब यहाँ तक थोड़ा अधिक तनित कर दिया जाता है, तनित कर दिया जाता, मतलब प्लास्टिसिटी से थोड़ा और खींचे। प्रत्यास्था सीमा तक तो वो वापस आ सके, अपने शेप में आ जाएगा, लेकिन उससे और अधिक शेपें खींचे हैं और थोड़ा अधिक तनित किया जाता है। थोड़ा अधिक तनित करने का मतलब हुआ उसको हम प्लास्टिक फेज में लेकर चले गए। अब प्लास्टिक फेज में जैसे ही लेकर गए वैसे ही वस्तु क्या होगा? वापस तो आएगी, लेकिन पूर्व के आकार के समान नहीं रहेगी। तो चलिए, कहता है कि यह केवल इसकी प्रत्यास्था सीमा पर लंबाई तक संकुचित होगी। प्रत्यास्था सीमा की लंबाई तक संकुचित होने का सवाल ही नहीं है। प्रत्यास्था सीमा तक संकुचित होगी मतलब पूर्व के आकार में आ जाएगी, गलत हो जाएगा। इसकी प्रत्यास्था गुण पूर्णतः नष्ट हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगा। संकुचित नहीं होगी, संकुचित तो होगी लेकिन पूर्व के आकार में नहीं रहेगी। पढ़िएगा, यह संकुचित होगी किंतु इसकी अंतिम लंबाई इसकी प्रारंभिक लंबाई से ज्यादा होगी। यानी जो खींच दिए हैं तो वापस तो आएगी, लेकिन इसका जो ओरिजिनल जो था पूर्व का आकार था उससे क्या होगा? थोड़ा सा अधिक होगा। आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। समझिएगा अच्छे से। जैसे ही हम लोग प्रत्यास्था सीमा से आगे निकलेंगे, वैसे ही आपको वस्तु पूर्व के आकार में नहीं रहेगी, उसका जो है सो विकृति यानी स्ट्रेन उस पर लागू हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यास्था सीमा के भीतर प्रतिबल और सदैव विकृति, प्रतिबल को बोलते हैं स्ट्रेस, इसके विकृति क्या बोलते हो? स्ट्रेन। अच्छे से देखना, सभी स्ट्रेन बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं हुक के नियम से कि प्रत्यास्था सीमा तक, यानी इलास्टिक लिमिट बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, इलास्टिक लिमिट प्लस यहाँ तक ये सीधा लाइन रहता है। प्रत्यास्था सीमा तक ये जो होती है सीमा लाइन रहता है। प्रतिबल यानी स्ट्रेस और विकृति के बीच में ग्राफ सीधी होती है, इसलिए हम बोलेंगे प्रत्यास्था सीमा तक
प्रत्यास्था सीमा तक प्रतिबल जो होगी विकृति के समानुपाती होगी, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होगी, यानी बोल सकते हैं प्रतिबल समानुपाती विकृति, स्ट्रेस समानुपाती स्ट्रेन होगी। कहां तक? प्रत्यास्था सीमा तक। नेक्स्ट, प्रत्यास्था सीमा में अनुदैर्घ्य प्रतिबल, प्रत्यास्था सीमा में अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृति, यहां देखिएगा अनुदैर्घ्य प्रतिबल अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। यहां जो चारों 3 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तीनों ऑप्शन से क्वेश्चन आते हैं, तीनों चीज है हमारे क्वेश्चन में, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा रुक करके पढ़ना होगा। समय कम है मानते हैं, लेकिन कंटेंट यदि नया है तो आपको सीखने के लिए 2 मिनट बर्दाश्त करें। यहाँ देखो 3 तरह के होते हैं। यंग इलास्टिसिटी जो होती है, यंग कोफिशिएंट जो होती है, जिसको यंग गुणांक लिखा गया है, तो यंग गुणांक बराबर होता है अनुदैर्घ्य, इसका अंग्रेजी बता देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होता है, अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति। अंग्रेजी भी समझिएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस बटे प्रतिबल बटे विकृति तो होगा ही, अनुदैर्घ्य कर दिए तो हो गया यंग। और अगर बल्क है तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ही हम लोग कहते हैं आयतन विकृति। क्या बोलते हैं? आयतन गुणांक, वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। तो बल्क हो या आयतन हो तो दोनों एक ही हो जाएगा। तो यहां पर बात करेंगे, इसके बराबर में हो जाएगा आयतन विकृति, आयतन विकृति बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर होता है आयतन प्रतिबल तो हमेशा ऊपर में रहेगा ना, यही इसलिए गलती हो रही थी। आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति। समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति। अब यहीं से एक क्वेश्चन आएगा, आपको पूछेगा जो क्या होता है संप्रियता। संप्रियता क्या होती है? इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। यही होता है बल्क मॉडुलस को हम लोग के से डिनोट करते हैं। 1/k जो होता है वही संप्रियता होता है। कुछ खूब पूछेगा, आज के क्वेश्चन में ही पूछा है, संप्रियता का बीमा भी निकालने के लिए पूछेगा। जब तक हम ये नहीं समझेंगे रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही संप्रियता होती है, उसको अंग्रेजी में कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। संप्रियता को बहुत लोग छोड़ देते हैं, रट लीजिए, बोलते हैं रट लो बेटा, रट जो चला नहीं तो फलना हो जाएगा। संप्रियता जो होता है 1/, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपको ये करने से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर जी। यंग प्रत्यास्था गुणांक में अनुदैर्घ्य बटा अनुदैर्घ्य ले लेंगे और बल्क मॉडुलस में आयतन बटा आयतन ले लेंगे, ऊपर में प्रतिबल बटा विकृति रहेगा। और दृढ़ता में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं ना इसको, रिजिडिटी, इसको बोलते हैं हम लोग अपरूपन, शियर। अपरूपन को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? शियर। प्रतिबल जहां पर होगा मरोड़ा जाता है, एक होता है आयतन में वृद्धि हुआ, तो चलो आयतन प्रसार, यहाँ आयतन विकृति हुआ। जहां होगा मरोड़ा जाता है तो मरोड़ा मतलब एंगल पर घुमा है, एंगल घूम गया है, तो एंगल घूम गया तो वहां अपरूपन हुआ है, शियर हुआ है, बटे अपरूपन विकृति। सब कुछ समझ में आया? तीनों चीज समझ गए। जबकि आपको अगर पूछेगा यंग गुणांक क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो अनुदैर्घ्य बटा अनुदैर्घ्य। बल्क क्या है? बल्क आयतन बटा आयतन। और दृढ़ता क्या है? अपरूपन बटा अपरूपन। अपरूपन मतलब समझिए, देखिए मान लीजिए कि ये कोई आकृति खड़ी है, ये कोई आकृति खड़ी है। आप देखते हैं ना कहीं कहीं मैदान में कोई झूला लगा रहता है। ये लीजिए यहाँ झूला है, यहाँ पर मैदान है और यहाँ पर झूला लगा है, झूला बच्चा से ऐसे ऐसे झूलेगा, ये दोनों तरफ से स्टैंड लगा हुआ है। अब इसको धक्का मारा, यहाँ बल लगाया, तो इसकी आकृति थोड़ी टेढ़ी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। टेढ़ी कैसे हो जाएगी? टेढ़ी ऐसे हो जाएगी, ये यहाँ चला आया, ये यहाँ चला आया, ये यहाँ चला आया। तो बोलिए ये थीटा एंगल जो हुआ, इसके आकार में परिवर्तन किया कि नहीं? डिफॉर्मेशन हुआ कि नहीं? विकृति हुआ कि नहीं? इसी को बोलते हैं हम लोग क्या?
ये दृढ़ता गुणांक यानी कि शियर इसी को बोलते हैं, अपरूपण इसी को बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तीनों चीज को याद रखिएगा। अभी जो आपका क्वेश्चन पूछा है वो पूछा अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटा अनुदैर्घ्य विकृति को क्या कहते हैं? यंग गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? यंग गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट, यंग प्रत्यास्था गुणांक का बीमा क्या होता है? किसी भी प्रत्यास्था गुणांक का जब बीमा आपको पूछेगा ना, आपको बताना है कि हम बताए थे, पहला चैप्टर में बताए थे कि दाब हो, प्रतिबल हो, प्रत्यास्था गुणांक हो, सबका बीमा क्या होता है? आपस में बराबर होता है। क्योंकि सर देखिए यंग है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को y से डिनोट करते हैं और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को b से डिनोट करते हैं, और आपका है दृढ़ता प्रसार उसको k से डिनोट करते हैं, बल्क को ही k से करते हैं। ठीक है ना, b और k एक ही बात है। ठीक है, समझ गए? काट दीजिए। आपका अभी क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है सर कि यंग प्रत्यास्था गुणांक को क्या बोलते हैं? देखिए इसको तो सीधा बात है कि सब अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटा अनुदैर्घ्य विकृति अभी बताए विकृति। तब बीमार निकालने के लिए अनुदैर्घ्य सबको छोड़ दीजिए, बीमार निकालने के लिए क्या करिएगा? अभी अनुदैर्घ्य को छोड़ दीजिए। तो समझिए प्रतिबल को बोलते हैं हम लोग बल बटा क्षेत्रफल, अब विकृति को बोलते हैं लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई। तो ये तो लंबाई ही, ये लंबाई, इसका मात्रक मात्रक कट जाएगा, तो बचा यही ml/t का पावर -2 बटे एरिया क्या हो गया? एल स्क्वायर ऊपर जाएगा, यानी दाब का जो बीमा होता है वही इसका बीमा हो जाएगा। आंसर खोज लीजिए, आंसर 2। यानी प्रत्यास्था गुणांक कोई भी हो, दाब प्रतिबल और प्रत्यास्था गुणांक कोई भी नाम रहे, प्रत्यास्थता गुणांक सबका जो बीमा होगा वो यही होगा ml इनवर्स t का पावर -2। अब यहीं से सोचिए, आपको सोचेगा जो कि संप्रेरता का बीमा पूछेगा, संप्रेरता बीमा पूछेगा तो इसी को उल्टा कर दीजिए। एक 1/k होता है ना, अभी बताया था कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो रेसिप्रोकल होता है 1/k वही होता है संप्रेरता, इसी को उल्टा कर देंगे। यानी कि संप्रेरता का अभी ये सीख लीजिए, बाद में क्वेश्चन आएगा। संप्रेरता का जो होगा इसको बोलते हैं कंप्रेसिविटी, संप्रेरता का हो जाएगा क्या? m इनवर्स, उल्टाते जाइएगा, l को छोड़ दीजिए क्योंकि -1 है तो +1 कीजिए, चिन्ह बदलते जाइए, और t का पावर क्या हो गया? +2, यही हो जाएगा। यानी कि जो दाब होता है ये 12 दोनों पर माइनस जो होता है, 12 दोनों पर माइनस, संप्रेरता में क्या हो जाएगा? बदल दिया जाएगा चिन्ह को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो प्रतिबल तो दाब होता है, तो प्रतिबल को तो हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। और इसके बराबर में होता है F/A को बोलते हैं हम लोग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आंसर 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिना टाइम गवाए। बच्चों देखिए हम टाइम नहीं लेना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पर बताना होगा वहीं पर रुकेंगे, इसलिए क्लास अहम है, देखते हुए चले जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेरता का बीमा होता है, तो संप्रेरता जो होता है अभी तुरंत बताए हैं आपको, तो इसलिए टाइम नहीं लेंगे। कंप्रेसिबिलिटी, हाँ, इसी को बोलते हैं 1/, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को K बोलते हैं। तो चलिए उतना मतलब नहीं है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो क्या हो जाएगा? अभी स्ट्रेस के बराबर ही हो जाएगा। स्ट्रेस हो तो mlt लिख दीजिए, अब 12 लिख दीजिए, अब माइनस लगा दीजिए, इसको ऊपर लेके जाएंगे, m इनवर्स l/t का पावर 2। समझ में आया? ये आंसर लगेगा ऑप्शन 3। देखो एग्जामिनेशन में क्या करना, कभी कभी आपके सामने में ऐसी बातें आएंगी, लिखेगा एकदम ये था, चित्र जाएगा कि देखो यहाँ भी मारने में कोई BC में गलती कर सकता है, M गलती कर सकता है। हड़बड़ाना नहीं है, टाइम जितना बचेगा ना उतना नज़र अच्छे से देख सकेगा क्वेश्चन को। इसमें अंतिम व्यक्ति में जो है सो अरे यार लगता था वही है, मार दिए 15 ठो, ये सब गलती नहीं करना। टाइम सेव करोगे अच्छा एग्जाम जाएगा। टाइम सेव करना, बार बार कहते हैं। टाइम सेव तब होगा जब अधिक पढ़ोगे। पॉइसन निष्पत्ति, इसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो है ना। इसका सिंबल दिया हुआ आपका हल्का सिग्मा से दे देता है, इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं, इसका जो मान होता है, इसका मान जो अभी बताया है बोला सैद्धांतिक मान, तो सैद्धांतिक मान तो आपका होता है -1/2 + ½ लेकिन आपको व्यवहारिक मान भी पूछता है। व्यवहारिक मान जो होता है इसका
व्यवहारिक मान वो होता है 0। व्यवहारिक मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है, व्यवहारिक मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है। -1 से +½ लगाइएगा। आपको अगर पूछेगा तो बताइए रबर के लिए पॉइजन रेशियो कितना होता है, तो 0/0.5 लगाइएगा। ये क्वेश्चन आ रहा है, बार बार आता है 0.5 रबर का पॉइजन रेशियो कितना होता है। समझ में आया? अभी क्या करना है आपको, ये सीखना है। उसका पॉइजन रेशियो के बारे में पूछेगा फार्मूला, तो इसको याद रखिएगा। पार्श्व प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति। खूब वाइटल क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, एकदम आता है। बोलता है क्या, इसमें 4 अंतर कर देगा, अनुदैर्घ्य बटा अनुदैर्घ्य कर देगा, पार्श्व बटा पार्श्व कर देगा, पार्श्व बटा अनुदैर्घ्य कर देगा। तो सही चीज जानिएगा तभी बोलेगा निम्नलिखित में से पॉइजन निष्पत्ति या पॉइजन रेशियो किसको कहते हैं। तो ये खूब आता है, हम जो कह रहे हैं तो कह रहे हैं, आता है तो आता है। जो टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट है हम बताने का प्रयास करते हैं, इसलिए कॉपी पर लिख लिया कीजिएगा। जो व्यवहारिक मान ये है, सैद्धांतिक मान में नेगेटिव रहेगा, व्यवहारिक मान नेगेटिव नहीं रहेगा। और इसके अनुपात प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति को हम लोग पॉइजन रेशियो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइजन रेशियो। व्यवहारिक मान देखो, व्यवहारिक मान तो हमको निगेटिव लेना नहीं है, तो 0 से लेके +½ होगा। अगर आपको ये देखिए -1 to +½ होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सैद्धांतिक मान। अभी तुरंत क्वेश्चन आया था सैद्धांतिक, थियोरेटिकल वैल्यू होता है -1 से +½ लेकिन व्यवहारिक मान जो होता है ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, अभी आया हूँ यार, लेट हो रहा था मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। 1 मीटर लंबाई के तार को 10 न्यूटन बल द्वारा खींचा जाता है, तो तार का कटान क्षेत्रफल, 1 मीटर लंबाई के तार को 10 न्यूटन के बल द्वारा खींचा जाता है, तार का कटान क्षेत्रफल 2 × 10⁸ है, 6 मीटर स्क्वायर है। प्रतिबल का मान क्या होगा? आपको पहले समझना होगा। आपको देखो लंबाई दिया है, न्यूटन का बल दिया है, कटान क्षेत्रफल दिया है, 3 चीज दिया हुआ है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा जो अन्यथा चीजें भी रहती है क्वेश्चन में, तो आपको जो जरूरी की चीजें हैं उसी से बनाना है क्वेश्चन को। आपको बोला प्रतिबल, तो प्रतिबल बराबर होता है F बटे F का मान कितना है 10, A का मान कितना है 2 × 10⁻6, इसका 5 × 10⁻⁻6 आंसर है। यानी लंबाई का लंबाई के डेटा का कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं था। आप लोग फटाफट फालतू में सोचोगे लंबाई दिया आपको फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, जो फॉर्मूला आता है वही रहेगा। आंसर समझ गया? 12 का आंसर फॉर्मूला के साथ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। यदि कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है, देखो सबसे पहले ये बताओ, पारे की बूंद गोलाकार होती है किस लिए? पृष्ठ तनाव कारण। पृष्ठ तनाव, तल तनाव उसी को बोलते हैं। या बारिश की बूंदे, पारे की बूंदे गोलाकार होती है, तल तनाव कारण होती है। बाहरी बल कार्य करने का मतलब क्या? गोलाकार बिंदु आती है, टप टप गिरती है, उसको आप मार दो, हाथ कर दोगे तब भी गोलाकार रहेगी? नहीं रहेगी, इसलिए कि बल लगाने के बाद उसका आकार बदल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया है कि यदि कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं हो तो द्रव के बूंद का आकार किसके कारण नियंत्रित होता है? तल तनाव के कारण। तल तनाव यानी इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, नेक्स्ट। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसको बोलते हैं हम लोग सहसंजक। और भिन्न भिन्न, जैसे कि ग्लास और पानी में ग्लास में पानी है, तो पानी और ग्लास के बीच, ग्लास का अणु भिन्न हो गया, पानी भिन्न हो गया, भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगने वाला बल जो होगा वो अलग अलग होगा। अलग अलग होगा तो उस पर आसंजक बल होगा, सेम होगा तो सहसंजक बल होगा। इसमें क्या लगाओगे? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, यानी कि उसको बोलेंगे सहसंजक। अब भिन्न भिन्न पदार्थ होगा तो क्या बोलोगे? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच। अब भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच रहेगा तो क्या बोलोगे? आसंजक बल बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोलता है वह अधिकतम दूरी जिस पर 2 अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं। ये सिलिकॉन है, इसके चारों तरफ सिलिकॉन दे देते हैं, यहाँ पर सिलिकॉन दे देते हैं। एक ही एटम है, इसका क्रिस्टल है, जटिल संरचना है। तो बताओ इसके बीच बल लगेगा ना? जहाँ तक बल लगता है इस दूरी को क्या कहते हैं? इस दूरी को बोलते हैं हम लोग आणविक दूरी बोलते हैं। ठीक है ना, आणविक दूरी बोलते हैं, तो इसको लेंगे आणविक परास बोलते हैं। इसका जो ऑर्डर होता है 10⁻⁻9 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है? फटाफट देखो, आज कहते हैं कि पदार्थ के गुण के हम फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं। ताप की वृद्धि से द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो ताप यदि बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, ताप में अगर वृद्धि होगी तो आपका पृष्ठ तनाव घट जाएगा।
तभी ना गर्म पानी डालते हैं, ताप में वृद्धि है, गर्म पानी डालते हैं तो कपड़ा फट फट साफ होता है, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, गंदगी अलग हो जाता है। डिटर्जेंट डाल दीजिए, टेम्परेचर डिटर्जेंट डालिए और उसके बाद तुम गर्म पानी में कपड़ा धो, दोनों में सोना सुहागा हो जाएगा। ठंडा पानी में कपड़ा धोता है बहुत जल्दी जल्दी नहीं निकलता, क्योंकि उसके अणु चिपके हुए रहते हैं। जैसे ही ताप बढ़ाएंगे पृष्ठ तनाव कम होगा, पृष्ठ तनाव कम होगा, गंदगी बाहर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव तापमान के बढ़ने से पृष्ठ तनाव घटता है, घटता है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। पृष्ठ तनाव का दो फॉर्मूला है, पृष्ठ तनाव का दो फॉर्मूला आप लेके एक को याद रखें, हम जानते हैं। अब तुम बोलेगा फालतू में दो पढ़ाते हैं, जी नहीं, इसलिए पढ़ाते हैं। कभी कभी होता है कि छोटे छोटे बूंदे मिलकर बड़ी बूंद बनाती है तो ऊर्जा मुक्त होती है, तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, ये पूछेगा। कभी कभी बोलेगा बड़े बूंद टूटकर छोटे छोटे बूंद बनाती है, ऊर्जा मुक्त होगी, ऊर्जा अवशोषित होगी, पूछेगा। वो कहाँ से बना पाओगे? इसी फॉर्मूला से आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग F/L। इसी में आप ऊपर नीचे LL से गुना कर दोगे तो इसी के बराबर आप W/A लिख सकते हो। यानी कि ये बल बटे लंबाई कह दो, या ये जो W कार्ज बटे क्षेत्रफल कर दो। कार्ज बटे क्षेत्रफल करे का मतलब क्या किए हम? कुछ नहीं किए, जरा देखो फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं किए थे। आप लोगों को लगता है ऐसा कि सर कुछ डिफरेंट पर LL से गुना कर दिए, F गुना L क्या हो गया? वर्क नहीं हो गया, L गुना L एरिया नहीं हुआ। यानी ये फॉर्मूला भी आप चलाओगे और ये फॉर्मूला भी चलाओगे, यानी इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर भी होगा, इसका मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी होगा। समझ में आया? अभी आपको क्वेश्चन क्या दिया है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन वाला मामला है, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन का आंसर लगाते जाओ। सब अच्छा लगा रहे हो आंसर, है ना? अभी क्या करो कि आपको ये देखना है कि डेली के सेशन में, डेली क्लास में सर लाइव क्लास आते हैं और उसमें आपको क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है ना? सभी लोग को बोल रहा हूँ, स्पेशली सभी अच्छे से समझ लो। ठीक है ना? क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस करके जाओ। मैं आपका समय गंवाने के लिए आपका यहाँ पर वीडियो नहीं दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर देखो, आज के सेशन में बहुत गलती आप करते हो, कल के लाइट सेक्टर में गलती किए थे, अभी जो भी आएगा इंपॉर्टेंट सेशन ही आएगा। इसलिए सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर कर दें सब जगह और लाइक बटन दबाते रहें। केशिकत्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा, केशिकत्व के कारण नली में चढ़ेगा। ये नली है, इसमें चढ़ेगा, तो यानी कि ये पानी ऐसे चढ़ेगा, वो पानी चढ़ेगा, है ना? पानी इसमें चढ़ रहा है, ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो ऊपर की ओर तभी न चढ़ेगा, ऊपर की ओर तब चढ़ेगा जब पानी जो है इसको खींच रहा होगा। यहाँ पर पानी, यानी कि शीशा का बना हुआ एक नली है, इसमें पानी है। शीशा का नली और पानी दो अलग अलग वस्तु है, दोनों के वस्तु के बीच में बल लग रहा है, तभी न ऊपर खिंचा रहा है। तो कौन बल लग रहा है? भिन्न भिन्न वस्तु पर, ये अलग है, ये अलग है। कोई भिन्न भिन्न वस्तु पर कौन बल लगता है? आसंजक बल लगता है। तो आसंजक बल लगेगा तो आप देखिएगा अच्छे से इस क्वेश्चन को, क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो देखिएगा अच्छे से, देखिए यहाँ पर जब एंगल आपको चेक करना है तो ऐसे करके ड्रॉ कर दीजिए, और जहाँ पर ये आकार है ना उस पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। बताओ रे बाबू, ये कौन एंगल हुआ? इसको बोलते हैं हम लोग न्यून कोण। कौन? न्यून कोण। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी न्यून कोण होगा, अच्छे से समझ लीजिए, खूब क्वेश्चन बनेगा। जब भी न्यून कोण होगा, न्यून कोण चढ़ेगा। कौन चढ़ेगा? पानी चढ़ेगा, तू नहीं चढ़ना। न्यून कोण 90 डिग्री से कम। न्यून का मतलब क्या? 90 से कम, ठीक ना? 90 से कम न्यून कोण चढ़ेगा, गीला करेगा, चढ़ेगा और गीला करेगा। अदरवाइज मत लेना इसको। मैं ये कह रहा हूं कि चढ़ेगा और गीला करेगा। कब? जब न्यून कोण, एंगल अगर कम रहेगा तो ये चढ़ेगा और गीला करने का मतलब ग्लास को भिगो देगा। तो ये तीनों क्वेश्चन में पूछता है। जब आपका बोलेगा क्या कि द्रव नली में चढ़ेगा, स्पर्श कोण 90 से कम, यानी न्यून कोण होगा, ऊपर चढ़ेगा और गीला करेगा। अब समझ लो। दूसरा यहीं पर सीख लेते हैं। अगर अधिक कोण, नहीं ये मार्क 30 टिप कर लेते हैं। अगर अधिक कोण हुआ तो चढ़ेगा नहीं, उतरेगा। पानी का लेयर उतरेगा, क्या करेगा? गीला नहीं करेगा, नहीं भिगोएगा। तो बताओ ये अधिक कोण किस केस में होता है? पारा के केस में होता है। न्यून कोण किस केस में होता है? पानी के केस में होता है।
समझ गए? इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। इंपॉर्टेंट बात थी, समझ में आया? केशिकत्व कारण द्रव नली में चढ़ेगा, स्पर्श कौन है? चढ़ेगा तो न्यून कौन है? चढ़ेगा तो न्यून कौन है? चढ़ेगा तो न्यून कौन है? अगर पूछेगा उल्टा, न्यून को स्पर्श कौन न्यून कौन है? चढ़ेगा कि उतरेगा? चढ़ेगा। गीला करेगा कि नहीं गीला करेगा? गीला करेगा। न्यून कौन चढ़ेगा, गीला करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई द्रव ठोस की सतह को गीला नहीं करेगा तो न्यून कौन होगा? न्यून कौन मतलब गीला करेगा, तो गीला नहीं करेगा अधिक कौन? कौन द्रव होता है? पारा। देखो कितना डिग्री, 135 या 140 डिग्री मानते हैं हमको। जब ये क्वेश्चन पूछेगा तब पारा वाला केस में पारा का स्पर्श कोण कितना होता है तब मारेंगे। लेकिन तुम इस सोचना, न्यून कौन गीला करेगा, अधिक कौन गीला नहीं करेगा। समझ गया? नेक्स्ट, केस नली में पारे का मेनिस्कस होता है। गौर से देखिए, पारा देखो क्या होगा, पारा क्या होगा ना, पारा ऐसे जाएगा। गौर से देखिएगा, हम बनाते हैं दूसरे पेन लेकर के। पारा जो है ना सो ऐसा जाएगा। पारा काला वाला है, काला रंग पारा है, और लाल रंग का शीशा है ना। काला रंग इस पे चढ़ा, आकार कैसा बनाया? ऐसा। इस आकार को क्या बोलोगे? उत्तल बोलोगे, उभरा हुआ है ना। तो पारा का जब केस होगा तो ऐसा होगा। लेकिन यहीं पर सोचते हैं पानी का केस है, यहाँ गलत, शीशा कांच है, पानी का केस है तो इसमें तो ऐसे है ना, इसमें ऐसे है, ये तो पानी है, तो पानी केस में कैसा शेप है? इसको बोलेंगे अवतल नुमा। अच्छा, ये जो मेनिस्कस होता है इसको हिंदी में कभी कभी एग्जाम में नवचंद्रक लिख के देगा। क्या लिख के देगा? नवचंद्रक लिख के देगा। तो पारे का मेनिस्कस क्या होगा जी? उत्तल होगा। याद रहता है आपको क्वेश्चन? समझ गए कि नहीं? आज मैं सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ। नो मोटिवेशन, मोटिवेट आप लोग सब होते हैं। आजकल जो है समय बर्बाद नहीं करना है, 1 इंच नहीं करना। खाली समय हमें मिले तभी वीडियो पूरा रिवाइज करो। इतना दिन से तो पढ़ना ही चाहिए। अभी तो एकदम लंबी लंबी सांस लेकर हंसता रहता, लेकिन कोई बात नहीं, कोई भी एग्जाम के टाइम में कभी भी कोई खुश नहीं रहता। सबका, कितने बच्चे का फ़ोन आता है, सर मैं घबरा रहा हूँ सर, तो मतलब क्या होगा नहीं होगा। अरे आपका टेस्ट में नंबर 80+ आ रहा है, 75+ आ रहा है, तो वहाँ 5-10 नंबर ज़्यादा ना आएगा। कॉन्फिडेंट होके जाना है, जय माता दी, ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट, एक पतली नली में द्रव अधिक चढ़ने का कारण होता है। तो सबसे पहले पतली नली यानी केस नली, इसमें जो हाइट होती है ना, पानी कितना चढ़ेगा, तो हाइट का फॉर्मूला होता है। गौर से देखिएगा, हाइट का फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा बट ρr(g). समझिएगा क्या है, यही थीटा हो गया स्पर्श कोण। यानी कभी पूछेगा कि केस नली में ऊंचाई कितना ऊंचा तक जाएगा, क्या किस पर निर्भर करता है, ये भी क्वेश्चन देखे हैं। तो क्या पृष्ठ तनाव पर निर्भर करते हैं? हाँ, फार्मूला में है, पृष्ठ तनाव पर करता है। क्या ये स्पर्श कोण पर करता है? हाँ करता है। क्या ये घनत्व पे करता है? हाँ करता है। क्या ये केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करेगा? हाँ करेगा। क्या ये गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा? हाँ करेगा। यानी फॉर्मूला में जितना है सब पर निर्भर करेगा, कितना चढ़ेगा ऊपर। अभी देखो तुम, कोई ज्यादा घनत्व वाला आदमी, जैसे पारा और पानी है, पारा और पानी में कौन ज्यादा ऊंचा चढ़ेगा? निश्चित रूप से पारा नहीं चढ़ेगा, पानी बेसी चढ़ेगा, क्योंकि घनत्व नीचे वाला ज्यादा होगा तो ऊंचाई कम होगा। समुद्री जल और साफ कल का जल, साफ जल में कौन ऊपर चढ़ेगा? साफ जल चढ़ेगा। समुद्री जल का घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसका ऊंचाई कम होगा। त्रिज्या ही अधिक कर देंगे, यानी मोटा नली ले लेंगे, पानी कम चढ़ेगा। त्रिज्या कम करेंगे, पानी ज्यादा चढ़ेगा। बोलता है नली अधिक चढ़ता है, अधिक चढ़ता है, त्रिज्या का कम होना, त्रिज्या का कम होना। समझ में आता है बात? त्रिज्या का कम होना, त्रिज्या कम होगा। बाकी देखो ना, कोई ऑप्शन नहीं होगा। त्रिज्या अधिक होगा, अधिक होगा तो हाइट कम हो जाएगा। तो अधिक थोड़े पूछा, कम थोड़े पूछा, अधिक पूछा। तल तनाव, पृष्ठ तनाव का अधिक होना। देखो ना, ये अधिक होगा, ऊपर वाला अधिक हो, ऊंचाई अधिक ना हो जाएगा। तल तनाव का कम होना, कम होगा तो ये कम ना हो जाएगा हाइट। लेकिन पूछा अधिक चढ़ने का रीजन क्या है, इसी फॉर्मूला से बनेगा। आर यदि कम होगा तो ऊंचाई अधिक होगा, क्योंकि हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। खूब पूछेगा, त्रिज्या को दुगुना कर देंगे तो ऊंचाई क्या होगा? आधा हो जाएगा। त्रिज्या को अगर हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, ऊंचाई क्या होगा? दुगुना हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन तो खूब न रहता है सेट में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि केस नली का व्यास दुगुना, देखो वही क्वेश्चन अभी तुरंत आया, h = 2t cos थीटा बटा ρr(g).
व्यास से मतलब है तो हम आरेखों से मतलब रखेंगे। तो बताओ त्रिज्या को दुगुना करे कि व्यास को दुगुना करे, बात तो बराबर है। ठीक है, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो व्यास न हो जाएगा जी। तो त्रिज्या को दुगुना करे व्यास को दुगुना करे, बात बराबर है। इसको दुगुना करेगा तो हाइट आधा हो जाएगा। तो क्या कहता है केश नली की व्यास को दुगुना कर दिया जाए तो केश नली में पानी की ऊंचाई क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, है ना। अच्छा क्वेश्चन आज के सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। शुद्ध नली और साफ कांच के लिए देखो, शुद्ध पानी और साफ कांच जब देगा, शुद्ध पानी और शुद्ध देगा, शुद्ध नली और शुद्ध कांच, आइडियल स्थिति है। आइडियल स्थिति में आंसर 0 डिग्री मारोगे। शुद्ध पानी साफ कांच, शुद्ध पानी साफ कांच, शुद्ध पानी साफ कांच 0 डिग्री। स्पर्श कोण कौन स्पर्श कोण मैं पढ़ा देता हूं, टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपको बोलेगा नॉर्मल साधारण पानी कांच, साधारण पानी जब कांच होगा तो इसका आंसर 90 डिग्री से कम लेंगे। चांदी देगा ना तो स्पर्श कोण 90 डिग्री लेंगे, और पारा देगा, इतने पूछबे करता है, पारा देगा तो 135 डिग्री अधिक कोण और या 140 डिग्री। इतना चीज आप याद रखिए। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, अच्छे से बोलते हैं कि अगर आपका तापमान बढ़ता है, तापमान अगर बढ़ेगा तो स्पर्श कोण क्या होगा सब पूछेगा। तापमान अगर बढ़ेगा तो स्पर्श कोण बढ़ेगा। तापमान के बढ़ने से प्रत्यास्था भी घटती है। ये एडिशनल नॉलेज दे रहे हैं हम आपको, याद रखिएगा, खूब पूछेगा। तापमान अगर बढ़ेगा प्रत्यास्था घटेगा, एकदम घटेगा, और स्पर्श कोण बढ़ेगा। खूब याद कर लेना भाई, है ना। एक्सप्लेनेशन में दे देता हूँ, कभी भी चाहो तो किसी दूसरे क्वेश्चन दे देंगे। अभी क्या है, रुकेंगे तो आपको मन नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पता लगे, याद रखना अच्छे से। स्पर्श कोण का है लोचा है। क्या होता है ना, जब तापमान बढ़ता है ना किसी वस्तु का, तापमान यदि बढ़ाओगे तो उसका क्या होगा, पृष्ठतनाव घटेगा। पृष्ठतनाव घटेगा तो संसंजक बल घटेगा। संसंजक बल घटेगा तो उसका क्या होगा, आसंजक बल बढ़ेगा। आसंजक बल बढ़ेगा तो वही पारा पानी की तरह काम करेगा। पारा पानी की तरह काम करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका न्यून कोण बन जाएगा। लेकिन बात समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखो ये ऐसा था ना, पारा था ना ऐसा, लेकिन जैसे ही हम तापमान को बढ़ाए हैं, टेम्परेचर बढ़ाए हैं, तो यही आकृति कैसी हो जाएगी, यही आकृति ऐसी हो जाएगी, यानी ऐसी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ सर, अगर उल्टा होता है आकृति, अगर उल्टा होता है आकृति, तो जो हमारा स्पर्श कोण ऐसा था वो आकृति उल्टा हो गया है, आकृति उल्टा हो गया है, और एंगल कैसा हो जाएगा, एंगल ऐसा हो जाएगा। यानी कि सोचिए ये एंगल जो था अब ये एंगल बन गया है, स्पर्श कोण क्या हुआ, बढ़ा है। तो खूब याद रखिएगा, तापमान के बढ़ने से स्पर्श कोण बढ़ता है, तापमान के बढ़ने से स्पर्श कोण बढ़ता है, प्रत्यास्था घटती है, तापमान के बढ़ने से पृष्ठ तनाव भी घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पारा एवं साफ कांच के लिए स्पर्श कोण कितना होगा, अभी बताए थे पारा का नाम होगा तो 135 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण पानी साधारण कांच के लिए न्यून कोण होगा 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट, साबुन के बुलबुले के अंदर क्या है, साबुन के बुलबुले तभी अपना आकार बनाए तब तक रहता है क्योंकि हम जानते हैं कि थोड़ी देर के बाद उसका बुलबुला फट जाता है, थोड़ी देर के बाद उसका बुलबुला फट जाता है। क्या चाय बनाइए ना, तो क्लास डिस्टर्ब मत कीजिए, चाय बना दीजिए। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वो आकार में तब तक बना हुआ है जब तक कि दाब और बाहर का दाब आपका जो है निकल, तुम जानते हो कि साबुन का बुलबुला हमेशा के लिए नहीं फटना तय है, फटेगा तभी ना जबकि जानते हो कि अंदर का जो वायु है बाहर तब निकलता है जब अंदर का दाब उच्च होता है। तो हवा जो होती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाना चाहती है। इसका मतलब साबुन के बुलबुला का दाब जो होता है वो वायुमंडलीय के दाब से क्या होता है, अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप याद रखिएगा अच्छे से। मैं गलत एक ही मेरा खूबी है दुनिया के इतिहास में, अब तक 6 साल से पढ़ा रहे हैं, गलती कोई नहीं काट सका। हम दावे करते हैं हमेशा और गलत आंसर बताते ही नहीं हैं, खूब बढ़िया समझते हैं। अगर आपको कभी दिक्कत होता है हमको ये कन्फ्यूजिंग है तो हम उस पर रुक जाते हैं, और फिर यदि हमको मन में खुद डाउट हो जाता है ना कि आज मैंने कुछ लगता है इस क्वेश्चन पर लोचा हो गया, तुरंत पलट के देखते हैं कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु भग में महज तो नहीं है, लेकिन हम मेंटेन करते हैं, इसलिए एक्यूरेसी बहुत लाजवाब रहता है, गलती नहीं पढ़ाएंगे। नेक्स्ट, ब्रश को पानी में डालकर निकाल देने पर उसके बाल क्यों चिपक जाते हैं, तो जब बाल चिपकेगा, आप भी अगर शैम्पू लगा कर निकलते हो तो देखते हो बाल फड़हर है,
ठीक है। अगर आप देखोगे जो कि अगर पानी बाल में रह जाएगा तो वो चिपक जाएगा, तो आप उसको क्या करोगे, पोछोगे, झाड़ोगे। तो पानी जब तक है चिपकेगा, किस कारण से, पृष्ठ तनाव से। तो यदि तौलिया से पोछते हो या रुखड़ा तौलिया से पोछते हो, क्यों पोछते हो, क्योंकि पानी को निकाल देना चाहते हो, सोख ले पूरी तरह से। इसलिए समझिएगा बात को, जो कि ब्रश चिपकना, बाल चिपकना, महिला का बाल चिपकना, सब पर जो है सो एग्जाम्पल होगा, तब आंसर लगेगा पृष्ठ तनाव। कभी सयांता वयांता नहीं समझिएगा, पृष्ठ तनाव। ब्रश का चिपकना, दाढ़ी वाला ब्रश का चिपकना, या कोई भी ब्रश को देंगे चिपक जाएगा, बाल चिपक जाएगा, आपका महिला का बाल चिपक जाता है, सबका आंसर लगेगा पृष्ठ तनाव। यदि किसी बिंदु से होकर जाने वाले प्रत्येक कण समान मार्ग से जाता है, ये मार्ग है, पाइप है एक, ये क्या है, एक पाइप है। इसके अंदर अगर पानी की बुलबुले कुछ इस तरह से जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग एक रेखीय। इसमें बर्नौली प्रमेय काम करता है, इसको बोलते हैं हम लोग धारा रेखीय, लीनियर फ्लो है, लीनियर फ्लो। लीनियर माने होता है रेखीय प्रवाह, रेखीय प्रवाह। और इसी प्रवाह में बर्नौली के थ्योरम काम करते हैं, आंसर ये, ठीक है ना। अच्छे से समझिएगा। धारा रेखीय जब आपका बोलेगा ना, देखिए समझिए, किसी बिंदु से जाने वाले प्रत्येक कण समान मार्ग, अलग अलग मार्ग होता तो नहीं होता, तब आप इसको आंसर लीनियर नहीं लिख सकते, रेखीय नहीं लिख सकते थे। तो आपको बोला समान मार्ग, समान मार्ग बोला तो रेखीय है। समझ, नस को पकड़िएगा, नस पकड़ के आंसर जाइए। नेक्स्ट, यदि कोई छोटी वर्षा बूंद हवा से होकर गिरती है, तो देखो वर्षा के बूंद हो, दो क्वेश्चन फिजिक्स में डिजाइन हुआ है, वर्षा का बूंद हो या फिर आपका पैराशूट से जो आदमी गिरता है, छलांग मार के हेलीकॉप्टर से या फिर वायुयान से, तो पैराशूट से व्यक्ति का गिरना, वर्षा के बूंद का गिरना और पैराशूट से व्यक्ति का गिरना, दोनों ही स्थिति में आपका जो चाल होगा, पहले पहले वेग बढ़ेगा, उसके बाद वेग कांस्टेंट हो जाएगा। पहले पहले वेग बढ़ेगा और उसके बाद वेग क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वेग जो कांस्टेंट होता है, तो यही देखिए, ये तो पहले बढ़ेगा फिर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका वेग कुछ समय के लिए बढ़ता जाएगा और फिर इसका मान नियत हो जाएगा। तो यानी वर्षा का बूंद का क्वेश्चन भी आएगा और पैराशूट का भी क्वेश्चन आएगा, आंसर सी लगा। नेक्स्ट, बर्नौली के प्रमेय अभी बताए थे कि बर्नौली का प्रमेय जो होता है सिर्फ और सिर्फ धारा रेखीय यानी लीनियर फ्लो पर लागू होता है। और एक क्वेश्चन और देगा, बता देते हैं। बर्नौली का प्रमेय का कुछ उदाहरण हो तो आप लोग रटे हुए हैं, तूफान में छप्पर का उड़ना, क्रिकेट की गेंद का स्विंग होना, और ट्रेन के पास नजदीक जाने से प्रेशर से उसकी तरफ खींचा जाना, ये सब चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। अभी आपको समझना पड़ेगा बर्नौली के प्रमेय प्रवाह की दर से, तो ये ऑप्शन में दिख जाएगा। क्या ऑप्शन में दिखेगा, ये बर्नौली के प्रमेय संबंधित है प्रवाह की दर वाला आंसर, संबंधित है प्रवाह की दर वाला आंसर को, यानी इसको अंग्रेजी में रेट ऑफ फ्लो रेट, यही दिखेगा। बर्नौली प्रमेय दिखेगा, चारों ऑप्शन में फ्लो रेट दिखेगा। कसम से एग्जाम देने जाइएगा, दिखेगा क्वेश्चन तो खुश हो जाएगा, बाप रे मास्टर इतना जानता है। हाँ जी, एग्जाम इतना दिए, तजुर्बा है, क्या रहेगा पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होगी। तो ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होगी, तो बताओ। ताप बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो विस्कोसिटी क्या होगा, घटेगा। तो आप समझिए, गतिज ताप के बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ेगा और गतिज ऊर्जा के बढ़ने से आपका क्या होगा, घर्षण घट जाएगा, क्योंकि वेग बढ़ जाएगा। घर्षण क्या होगा, घट जाएगा। घर्षण को द्रव वाला मामले में श्यानता कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। ये हो गया ठोस में घर्षण, ये हो गया द्रव में घर्षण। समझिएगा, बात समझिएगा। ताप बढ़ेगी, गति ऊर्जा बढ़ेगी, गति ऊर्जा बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा। अब वेग बढ़ेगा, इसका मतलब घर्षण कम हुआ तभी तो वेग बढ़ा। तो आंसर क्या होगा। अब मैं देख लिया हूं, ये सब क्वेश्चन और भी किताबें में है, सब गलत, सब गलत। आज के सेट में जहां से लिया हूं ना, उस सब क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 गलत है। ऐसी सेट का आंसर था, मुझे तो भरोसा नहीं क्या कर रहा है, गलत। समझ गए। ताप के बढ़ने पर घर्षण घटेगा, घर्षण घटेगा। क्यों कि ताप जैसे ही बढ़ेगा, गैस के अणु क्या होगा, गैस के ताप को बढ़ेगा, ताप टेम्परेचर मिलेगा, यानी कि 0 केल्विन पर गैस के अणु की गतिज ऊर्जा 0 होती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा, गति ऊर्जा बढ़ेगा। गति ऊर्जा बढ़ेगा मतलब अणु भागेगा तेजी से। अब भागेगा तभी ना आपका जो है घर्षण कम हुआ, तभी ना भागा तेजी से। समझ में आई बात। नेक्स्ट,
बर्नौली का प्रमेय, तो बर्नौली का प्रमेय आप जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम है। हुक का नियम क्या बताता है? वही प्रतिबल समानुपाती विकृति, हुक का नियम इसका हिंदी होता है। टॉर्सियली प्रमेय मुझे अब याद नहीं है, अभी बनता रिएक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया बल। आपका आंसर बर्नौली प्रमेय किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण संबंधित है। बर्नौली प्रमेय 4-5 एग्जाम्पल याद रखिएगा। प्रवाह की दर को बतलाता है, और बर्नौली प्रमेय जो होता है सो धारा रेखीय प्रवाह को बतलाता है। नेक्स्ट, गिरती हुई वर्षा की बूंद का सीमांत मान, सीमांत मान मतलब क्या हो गया? जो आपका वेग जो होता है सो कांस्टेंट हो जाए। सीमांत मान क्या होता है? तल तनाव, वायु द्वारा आरोपित ऊपर की ओर, वायु द्वारा आरोपित शयन बल, वायु धाराएं। तो कहता है गिरती हुई वर्षा की बूंद वेग का सीमांत मान प्राप्त करती है, इसका कारण है तल तनाव, वायु द्वारा आरोपित ऊपर की बल, वायु द्वारा आरोपित शयन बल। क्या आंसर? शयन मतलब फ्रिक्शन फोर्स। यदि देखो तुम ही सोचो ना, फ्रिक्शन फोर्स ऐसा करता, गिरता बहुत तेजी से है, लेकिन आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है, शयन बल जो है सो उसको धीरे 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 क्या करता है? कम कर देता है। कम करने से क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ शयन बल से होगा, तो इसलिए आंसर लगेगा गिरती वर्षा की बूंद का सीमित मान प्राप्त करता है, इसका कारण है शयन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन बर्नौली के प्रमेय का उदाहरण है? तो वेंचुरी नली भी बर्नौली प्रमेय पर ही काम करता है। जल चूसक पंप यानी कि वाटर सेक्शन पंप जो होता है वो भी होता है इस पर। बुसेन ज्वाला, सबको याद कर लीजिए, इनमें से सभी इसका आंसर लगेगा। 35 के बाद 36 पर चलते हैं। पेंट करने वाली मशीन बर्नौली थ्योरम पर आधारित है। बॉयल का नियम जो होता है ना, बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ, वो टेम्परेचर कांस्टेंट बता चुके हैं इस सब के बारे में। तापमान जब नियत रहता है तब होता है। फैराडे के नियम पर जितना मोटर जनरेटर है ना, सब फैराडे के नियम, जनरेटर सब है। तो इसका मतलब आंसर पेंट करने वाली मशीन किस पर? बर्नौली प्रमेय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। श्यानता गुणांक कब बीमा होगा? श्यानता गुणांक का बीमा आप पहला चैप्टर याद कीजिएगा तो सब पढ़ाए हुए हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीटी। पीटी बोले तो प्रेशर इनटू टाइम। प्रेशर क्या बोले थे आप? एमएलटी लिख दीजिए, उस पर 12 लिख दीजिए, माइनस माइनस चढ़ा दीजिए, प्रेशर हो गया, टाइम लिख दीजिए। आप देखिए इसका आंसर क्या हुआ? ml इनवर्स टी का पावर -1। आया समझ में? तो आज में 37 हो ही गया है, 38 पर चलो। वायुमंडलीय दाब जलीय तल की ऊंचाई के बराबर होता है। ये क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन तुमको तो नहीं आता होगा, हमको पता है आपको क्या आता है, नहीं आता, नहीं आता ये क्वेश्चन, मतलब 90% बच्चे नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको बनाते हैं। वायुमंडलीय दाब जो होता है जलीय तल की, जलीय तल है ना जल, चलो देखो सबको पता है P बराबर रो आर जी। H रो जी है, पढ़ाने वक्त चाय पियेंगे, फुटल गिलास है जी। चलिए P बराबर H रो जी, P बराबर H रो जी, P बराबर H रो जी। अब तुमको क्या पूछा है? H पूछा है, ऊंचाई पूछा है, यानी यही ना निकालना है। ठीक है, रो दिया है, जलीय है तो जल का पता नहीं। P 1.01 10 का पावर 5 वायुमंडलीय दाब होता है, बराबर H का मान पूछ रहा है। रो पानी का घनत्व कितना होता है? 1000। G का मान कितना लीजिएगा? 9.8 लीजिएगा क्या? क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर क्या है 1.03 है, 1.03 है तो 9.8 लेके देखिए, आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ 10 का पावर 5, यहाँ 3 है, तीनों यदि काट देंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचा, और 2 अगर उड़ा दीजिएगा तो यहाँ पर 101 बचा, है ना, खत्म। यानी कि H बराबर अगर हम बात करते हैं तो 101/9.8, इसको खत्म कर दीजिए, यहाँ 0 कर दीजिए। आप देखिए भागा देके, इसको भागा दीजिएगा ना, डेफिनेटली 98 है तो यहाँ 1 मर्त में लगा, यहाँ 3 0 बचा, 0 दे दीजिए, पॉइंट दे दीजिए, 3 0 बचा ना, 300 हो गया। तो 98 तिया 3 8 है 97, 3 8 है 24 के 4 हाथ में 2, 3 9 10 2 29 लग जाएगा। यानी आंसर आपका 3 निकल के आ रहा है। मेथड समझ लीजिएगा सब कोई, जो कि हम लोग जानते हैं कि दाब बराबर होता है H रो जी। दाब बराबर क्या होता है जी? दाब बराबर क्या होता है? H रो जी। H रो जी, H रो जी क्यों होता है? जितनी गहराई होगी H पानी का घनत्व, और G जितनी गहराई पर पानी भरा होगा वो गहराई
इंटू पानी का घनत्व इंटू जी, यही ना हुआ। दाब कितना लगा रहा है यहाँ पर, तो दाब नीचे की ओर लगाएगा तो एच रो जी फार्मूला से। दाब बराबर हम जानते हैं वायुमंडलीय दाब बोला है, वायुमंडलीय दाब का फार्मूला होता है 1.01 गुणा 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 1.01 10 के पावर 5। एच पानी का घनत्व जिसको याद नहीं है कंपटीशन से बाहर है, बर्फ का घनत्व जिसको याद नहीं है कंपटीशन से बाहर है, निकाल देगा, आंसर निकल गया। समझ में आया? 38 नंबर तक हो गया। देखें फिर 39, किसी पिंड का हवा में, तो चलिए आप हम समझते हैं कि आज का सेशन यहीं तक रहने दीजिए, आप नेक्स्ट भी आज पढ़ेंगे। कल जो है सो 39 से स्लाइड लेकर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पढ़ करके ख़त्म कीजिए बाबू। आपको बेस्ट ऑफ लक है, बहुत बहुत दुआएं हैं, बहुत बढ़िया से पढ़िए और नाम कमाइए, बाप माँ का नाम रोशन कीजिए। जय हो, थैंक यू।